धड़कनों के संग संग रक्से बिस्मिल किस्त नंबर 12 पहला हिस्सा दिखा रही ऑनलाइन मैगजीन में खुशआमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार ट्रायल का दिन भी आ गया। उस दिन कोर्ट में शहराम के साथ आफरीन और हादी भी साथ थे। कोर्ट हाउस पहुंचते ही शहराम के सेल फोन पर कॉल आने लगी। उसने सेल उठाकर देखा। ग्रैंडमा कॉलिंग लिखा हुआ था। शहराम ने हादी को इशारा किया कि आफरीन को भी साथ ले जाए। वो कॉल सुनकर आता है। ये सुनकर हादी और आफरीन लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट खुलते ही लोगों का एक ग्रुप वहां पहले से खड़ा था, जिनमें जाफर यस्तानी, उनकी बीवी और आबिश के बाद खिजर यूसुफ और उसका वकील शामिल थे। खिजर यूसुफ अपने वकील के साथ उसके सामने आया। आफरीन मैम, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गिनना शुरू कर दें। जैसे ही ये केस बंद होगा, आपकी जिंदगी के बाब का भी इख्तिताम हो जाएगा। इसकी बात पर वो चौंकी। उसने खिजर यूसुफ को तो क्या, बल्कि किसी को भी कुछ नहीं बिगाड़ा था। खिजर यूसुफ खुद भी विक्टिम था, लेकिन उसकी नज़र में आफरीन ही हर तरह से कसूरवार थी, क्योंकि इसको तस्वीर का जो रुख दिखाया गया था, वो इसी रुख में देख रहा था। जनाब, आप यकीन करें या ना करें, मेरा इस हादसे से कोई वास्ता नहीं है, आफरीन ने मजबूत लहजे में कहा। तुमसे वो कोई वास्ता क्यों नहीं? उसने उस पर तंज किया। ये आप ही थी ना जिसने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए मजबूर किया और वादा किया कि मेरे लिए सबसे मुनफरिद होटल डिज़ाइन करेंगी। अब सब कुछ खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इस प्रोजेक्ट से कितना फ़ायदा हुआ है या आपने किस किस को रिश्वत दी है, लेकिन आपको इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। दरुश लहजे में कहता वो उसे वार्न कर गया। एक्चुअली इसके वालिद ने इस होटल का प्रोजेक्ट उसके हवाले किया था और उसने भी अपने वालिद को खुश करने के लिए होटल पर काफ़ी लागत लगा दी। लेकिन हुआ यूँ कि चीप वायर्स के इस्तेमाल से होटल की कई मंजिलें जलकर राख हो गई थीं और जिसके नतीजे में उसे अपने वालिद से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। सरमाया अलग डूबा, नुकसान अलग हुआ। अब वो गुस्सा ना करता तो क्या करता? जाफ़र यस्तानी जो करीब ही था, एक गहरी आह भरते आगे आया। खिज़र साहब, ये मेरी ही गलती है जो मैं अपनी बेटी की सही तरबियत न कर सका। मुझे इतना अहम प्रोजेक्ट उसके हवाले से नहीं करना चाहिए था। आप फ़िक्रमंद ना हों। मेरी कंपनी आपके नुकसान की सारी तलाफ़ी कर देगी। मैं वादा करता हूँ कि सारी केबल्स, वायर्स नई लगवाकर सारी रेनोवेशन भी कंपनी की तरफ से कर दूँगा। वो इसका ध्यान बिटाने को बोल पड़ा था, कहीं आफरीन सच ना उगल दे। मैं उम्मीद करता हूँ अपनी बात पर कायम रहेंगे। मैं बाद में चेकिंग के लिए पेशा-वराना अफ़राद को हायर करूँगा। अगर फिर से कुछ गलत हुआ तो सबसे पहले आपको जेल भेजने में मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तेज से कहकर वो सब पर घूरी डालता अपने वकील के हमरा चला गया। उसकी धमकी से जाफर यस्तानी के चेहरे का रंग ही बदल गया। आफरीन को घूरकर उसने ताज्जुब से देखा। तुमने वाकई मुझे बहुत मायूस किया है। डैड, अपने इस किरदार से बाहर निकले। आपको अच्छे से पता है कि सारी गड़बड़ के पीछे जमशेद का हाथ है। बावजूद इसके कि आप इसे कोई इल्ज़ाम ही नहीं दे रहे और मैं जो आपकी बेटी हूँ, इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपको बेटी भतीजे से ज़्यादा बेटी से ज़्यादा प्यारा है। वो दहाई देने लगा। उसे दुःख था कि क्या कोई बाप ऐसा भी हो सकता है? ये क्या बकवास कर रही हो? सालेहा आँखों में नागवारी भरे आगे बढ़ी। हम जानते हैं जमशेद बिल्कुल बेकसूर है। तुमने ना सिर्फ कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि अपने कज़न को भी फँसवा रही हो। इतनी संगत कैसे हो सकती हो तुम? आफरीन तो हैरत से अपनी माँ का ये संगदिलाना रूप देख रही थी। माम, मैं आपकी बेटी हूँ। वो ज़ोर से चीखी। आंसू उसकी आँखों से निकलने लगे। चेहरा जज़्बात से सुर्ख हो गया। वो खुद को कितना भी मज़बूत रखने का ढोंग करती, लेकिन बहरहाल एक जीती-जागती इंसान थी। कभी-कभी इंसान बर्दाश्त करते-करते भी थक जाता है। आपको पता भी है इस जमशेद ने क्या किया मेरे साथ? उसने जेल की कैदी औरतों को मुझे जान से मारने के लिए रिश्वत दी थी। वो सिसकने लगी। ये झूठा इल्ज़ाम है। जमशेद बुरी तरह धाड़ा। तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। वापस से बाहर होने लगा। खामोश रहो बदतमीज़ लड़की। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो फ़िज़ूल बढ़ के मत मारो। तुमने पहले ही हम सबको नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। अब जेल में रहकर अपने करतूतों पर नज़रसानी करना। सालेह उसे नागवारी से घूरते नख़वत से बोली। आफरीन अंदर से लरज़ गई। लोग कहते थे कि एक डायन भी 7 घर छोड़कर शिकार करती है। लेकिन ये लोग तो डायन से भी ज़्यादा सफ़ाक थे। तुम दोनों को सख्त सज़ा मिलेगी। देख लेना। वो मिठियाँ भेजकर गुस्से से चिल्लाई। ये सच है। तुम लोगों ने कभी मेरे से अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन आज की तरह तुम लोगों को मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मुझे कसम है अपने रब की, मैं तुम सबको बर्बाद करके रख दूँगी। देख लेना।
उसकी आंखें शिद्दत गरिया से सुर्ख हो गई थीं। हादी खामोश सा ताज्जुब से उसकी फैमिली को देख रहा था। उसे भागवी बेगम पर तरस आया। आबिश खुलकर तन से हंसी। क्या तुम समझती हो तुम्हारे पास वक्त है? हाँ। खिज़र यूसुफ के वकील का कहना है तुम्हें 20 साल की सज़ा हो सकती है। तो मेरी प्यारी सी बहन, जेल में अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुमसे मिलने आऊँगी। भाई आखिर मेरी बहन हो, ख्याल तो रखना पड़ेगा। हँसते हुए एक आँख विंग करके उसने उसके गुस्से का मज़ा लिया। तुम लोग समझते हो मैं कैसे हार जाऊँगी? आफ़रीन ने गुस्से से इन सबको देखा जो इसे जेल में डालने का इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद रखना अच्छी बात है। जमशेद अपने बदनुमा दांत निकालकर तंजिया हंसा, लेकिन हकीकतन एक बात तुम्हें समझ में नहीं आई कि खिज़र यूसुफ ने मुल्क के आला पाए के वकील का बंदोबस्त किया, जबकि तुम। उसने साथ खड़े हाथी को तंज से देखा और एक तंज भरा हनकारा भरा। ओह, ये कौन है? क्या तुमने ताज़ा ताज़ा लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट किया है? जमशेद ने हाथी को ऊपर से नीचे देखा। वो चलता हुआ हाथी के पास आया और उसके सीने पर थपकी मारी। हाय मेरे दोस्त, क्या तुम समझते हो तुम खिज़र यूसुफ के खिलाफ केस लड़ सकते हो? देखो, एक हकीर सा मशवरा है, आगे कदम मत बढ़ाना, वरना तुम्हारा मुस्तकबिल भी बर्बाद हो जाएगा। वो हंसने लगा। हादी ने हैरत से एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। हकीकतन इसका चेहरा बिल्कुल यंग था। देखने वाले इसे ताज़ा ताज़ा ग्रेजुएट ही समझने लग जाते थे। आबिश ने नरमी से आगे होकर जैसे उसे मशवरा दिया। किसी में हिम्मत भी नहीं कि आफरीन का केस लड़ सके। तुम ज्यादा नहीं जानते क्योंकि तुम इस फील्ड में नए हो, लेकिन हम ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। किस लिए? पीछे से एक सर्द और भारी मर्दाना आवाज गूंजी और आफरीन बिना मुड़े ही जानती थी कि आवाज किसकी है। कुछ देर पहले के नागवार तासुरात ढल गए थे। वो रिलैक्स होगी जैसे किसी महफूज पनाहगाह में पहुंच गई हो। सबने मुड़कर पीछे देखा, जहां मर्दाना वजाहत का पैकर बना शहराम सुर एक फाइल थामे उनकी तरफ ही आ रहा था। इसकी शख्सियत का रूप ही ऐसा था कि जो भी देखता लरस जरूर जाता था, और वो सब भी अंदर से लरस गए थे। ओह! ये तो वही आदमी था। आबिश ने उसे देखकर पहचान लिया। बिल्कुल वही था, जो रेस्टोरेंट में शीश के साथ आया था, जिसके हुक्म पर होटल वालों ने उस दिन उसकी काफ़ी बेइज़्ज़ती की थी। वो भूली बिल्कुल भी नहीं थी। बाद में भी पता चला कि वो एक आम सा वकील है। तो क्या इस आम से वकील ने आफरीन का केस लिया है? मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम लोग इनके करीब होंगे। शहराम ने करीब आकर हादी के छोटे चेहरे को देखकर संजीदगी से कहा। हादी कंफ्यूज हो गया। अब आप मेरी टांग खींच रहे हैं मालिक। वो हल्का सा खींचा, खांसा। मेरा चेहरा ही ऐसा है। इन लोगों ने मुझे मैम का वकील समझ लिया, और ताज़ा ताज़ा लॉ कॉलेज का ग्रेजुएट भी। उसने सफाई दी। हम्म, तुम्हारा फेस वाकई, तुम काफी यंग लगते हो। शहराम ने उसे बगौर देखकर इस बात में सर हिलाया। हादी बेबसी से शाने उचकाकर रह गया। जमशेद की जबान में फिर से खुजली हुई। ओह, मैं समझ गया। आप अफरीन के वकील हैं ना? लेकिन आप जैसे अच्छे इंसान को वकील नहीं बनना चाहिए था। आपको एक शुगर मिल खरीद लेनी चाहिए। मुझे यकीन है आप इससे बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। इसकी बात पर हादी अपनी जगह दंग रह गया। आखिरी बार शहराम से इस लहजे में बात करने की जिसने हिम्मत की, वो ज्यादा वक्त नहीं जी सका था। रद्दी का एक टुकड़ा बिल्कुल भी मुझसे बात करने के लायक नहीं। उसने अपनी सर्द नजर वापस फेर ली और आफरीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। मेरे साथ चलो। दोनों कमरा अदालत की तरफ चल दिए। हादी ने जमशेद की तरफ तंजिया मुस्कुराहट फेंक कर साथ में आंख विंग की थी। जब आपके पास बात करने का मौका हो तो अपने दिमाग से बात करना। ये कहकर लंबे लंबे ढक भरता शहराम के पीछे चल दिया। कमरा अदालत के अंदर मुद्दई की जानिब से माहौल काफी कशीदा सा महसूस हो रहा था। खिजर यूसुफ के चेहरे के तासुरात में मायूसी सी थी। इसके साथ इसका वकील डेविड घबराहट में बार बार पानी की बोतल मुंह से लगा रहा था। दूसरी तरफ आफरीन फरिया के साथ खुशखबरियों में मसरूफ थी। इसके साथ शहराम भी अपने फोन पर मोबाइल गेम्स खेल रहा था। मैं मालूम करता हूँ कि क्या हो रहा है। जाफर यस्तानी परेशानी से खिजर यूसुफ के पास पहुंचा। खिजर साहब, ये डेविड के साथ क्या मसला है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। खिजर ने सर्द अंदाज में उसे देखा। तुम्हारी ये बेटी वाकई में कोई चीज है। इस बात पर जाफर यस्तानी ने हैरान होकर कुछ नासमझी से देखा। वकील डेविड ने एक गहरी सांस ली। आफरीन यस्तानी ने इस मुल्क के नाकाबिल शिकस्त लेजेंड को अपने वकील के तौर पर रखा है। ये केस जीतना मेरे लिए अब वाकई चैलेंज है। वो बेयकीन सा था। इसकी बात पर जाफर ने गुस्से से आफरीन को देखा, जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। वो बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं लग रही थी। इस बात ने उसे हैरान कर दिया। वो इस नामवर वकील को कब से जानती है?
इसी वक्त सदारती जज मुकदमे की समाज शुरू करने के लिए पेश हुआ। आफरीन काफी बेचैन नजर आने लगी। उसने एक सरसरी नजर शहराम पर डाली जो उसके पास ही बेफिक्री से बैठा हुआ था। वो बिल्कुल साकत और सर्द मिजाज सा दिखाई दिया। सदारती जज ने ट्रायल शुरू करने का हुक्म दिया। सबसे पहले खिजर यूसुफ का वकील मुतलका शवाहिद और मालूमात जमा करवाने के लिए खड़ा हुआ। उसके बाद उसने आफरीन के जुर्म का ऐलान किया। ज्यूरी ने सुनते ही फकत सर हिलाया। इस जुर्म की वाज़ेह तौर पर हतमी शवाहद से हमायत की गई थी। सदारती जब जज अब शहराम सूरी की तरफ मुड़ा। मुद्दाए अलैह की तरफ से कोई एतराज़? शहराम अपने दराज कद से खड़ा हुआ। उसकी आंखें पुरसुकून नजर आ रही थी। मुद्दा अलैह ने बेगुनाही की दरख्वास्त की है, क्योंकि मेरी मौक़िल का शुरू से ही इस वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं था। सब कुछ अकेले प्रोजेक्ट मैनेजर जमशेद यज़दानी की ज़िम्मेदारी था। ये सुनकर पूरे कमरा अदालत में अफरा-तफरी मच गई। लोग आपस में हैरत का इज़हार करने लगे। जमशेद मुश्तैद होकर उठ खड़ा हुआ। ये झूठ है। सदारती जज ने तंबीह की। अपनी ज़बान का ख्याल रखें। थोड़ी देर बाद जज भी बोला। डिफेंस अटॉर्नी, क्या आपके पास कोई सबूत है? शहराम ने दस्तावेज का एक पलंदा निकाला। ये जमशेद यसानी और मिडलमैन तारिक अवान के दरमियान चैट की तारीख है। इससे पता चलता है कि तारिक ही था जिसने कमतर मेयार की बिजली की तारें लगाईं और हासिल शुदा मुनाफा इन दोनों के दरमियान तकसीम हो गया। इस माहदे से जमशेद यज़दानी को $6 मिलियन जबकि तारिक अवान को $1 मिलियन का फ़ायदा हुआ। जमशेद और तारिक की तस्वीर भी हैं जो अक्सर क्लब हाउस में इकट्ठे होते हैं। चैट रिकॉर्ड्स और तस्वीर सदारती जज के पास जमा करवाए जाने के बाद जमशेद वाकई बेचैनी महसूस करने लगा। आज सिर्फ एक गवाह के तौर पर हाजिर हुआ था। उसे आफरीन की तरफ से मुकदमा चलाने की तवक्को नहीं थी। मैंने ऐसा नहीं किया। ये बहतान है। वो बेख्तियार चीख पड़ा। अगर आपको लगता है कि सबूत नाकाफी हैं तो बराह करम मुझे तारिक अवान को बतौर गवाह बुलाने की इजाज़त दें। शहराम ने पुरसकून अंदाज में कहा। जल्दी तारिक अवान को कोर्ट रूम में लाया गया। शहराम ने चीर देने वाली नजरों से घूरा। वो कौन था जिसके साथ मिलकर आपने बिजली की मयारी तारें बदलकर गैर मयारी तारें लगाई? तारिक ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर निगाह जमशेद की तरफ की। कुछ देर खामोश रहने के बाद जमशेद की तरफ इशारा किया। वो ये आदमी था। जमशेद के तो ये सुनकर तोते उड़ गए। वो हवास वाख्ता सा होकर चिल्लाया। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें आफरीन ने रिश्वत दी है? उसने रिश्वत नहीं दी, बल्कि वो तुम हो जिसने रिश्वत दी। होटल में आग लगने के बाद तुमने $2 मिलियन मेरे बेटे को ट्रांसफर किए थे, जो बाहर पढ़ रहा है, और फिर मुझे हुक्म दिया कि मैं इल्ज़ाम मैम आफरीन पर लगा दूं। तारिक ने सीधी बात की, बिना हिचकिचाए। जमशेद के चेहरे का रंग लट्ठे की तरह हो गया। सालिया भी परेशान नजर आई। खिजर यूसुफ ये सब सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया। तो ये तुम थे जिसने केबल वायर्स तब्दील की? तुम लोगों को आखिर मसला क्या था जो इल्ज़ाम आफरीन यस्तानी पर शिफ्ट करके मुझे धोखा देने की कोशिश की? एक पुरस्कार मुस्कुराहट शहराम के लबों पर लहराई। खिजर यूसुफ, जाफर यस्तानी तो अपनी बेटी को कुर्बान कर रहे हैं। वो आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपने भतीजे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही कोर्ट में अफरा तफरी सी मच गई। लोग जाफर यस्तानी की तरफ देखकर बातें करने लगे। क्या आप जानते हैं कि यस्तानी को इस मामले की खबर थी? खिजर यूसुफ सवालिया था। क्यों नहीं? वो कंपनी का सदर है। क्यों नहीं पता होगा? शहराम ने सर्द अंदाज में जवाब दिया। जाफर यस्तानी, उसकी बीवी और बेटी काफी शर्मिंदा हुए थे। उसने बेसब्री से कहा, सूरी साहब, अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि तारक को रिश्वत दी गई है। शहराम ने इस बात में सर हिलाते हुए रसीदें निकाली। शायद आपको पता ना हो, लेकिन ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि जमशेद की तरफ से आपको $2 मिलियन का कॉफी मेकर मिला था। जाफर यसानी को लगा वो अभी के अभी बेहोश हो जाएगा। उसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि इस अटॉर्नी को कॉफी मेकर का पता होगा। आबिश ये बर्दाश्त न कर सकी। वजाहत देने उठ खड़ी हुई। मेरे डैड की सालगिरह करीब थी, तभी जमशेद ने उसे कॉफी मेकर बतौर तोहफा दिया, ना कि रिश्वत। अटॉर्नी साहब, बिना किसी ठोस सबूत के ये सिर्फ एक इल्जाम है। इल्जाम? शहराम ने दिलचस्पी से कहा। लेकिन मैंने शुरू से ही आपके खानदान के इस हिस्से में कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, ये सच है कि अटॉर्नी ने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये लोग अपने दिफा के लिए बेसब्रे हो रहे हैं। हजूम से किसी की आवाज आई। मैं शर्त लगाता हूँ इनका ज़मीर मुजरिम है, जब भी हर बात खुद पर लेकर जाते हैं। हजूम से फिर आवाज आई। आबिश अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। उसके चेहरे के रंग आहिस्ता आहिस्ता करके उड़ते जा रहे थे।
ये आदमी नाकाबिले यकीन हद तक सख्त था और वो अगली पार्टी को लफ्ज़ों से मारकर गिराने की सलाहियत रखता था। आफरीन एक-एक पल को एन्जॉय कर रही थी। शहराम की ज़ात का ये रुख उसने पहली बार देखा था। पहले उसे शहराम की सर्द मिज़ाजी तकलीफ़ देती थी, लेकिन अब वो इस सर्द मिज़ाजी को दिल से कबूल कर चुकी थी। उसे उसका ये सर्द मिज़ाज रूप काफ़ी भाया था, दिल से भाया था, क्योंकि उसने अपने हमलावर के लिए हिकमत अमली तैयार की हुई थी। कमरा अदालत उसके लिए जैसे मैदान जंग था। अब आते हैं असल मौज़ू की तरफ। शहराम के खूबसूरत चेहरे पर पल भर में फिर से सुर्ख़-मुहरी लौट आई थी। योर ऑनर, जमशेद यासानी ने न सिर्फ खुफिया तौर पर लाजूर्द होटल की बाकी केबल्स को सस्ती वायर्स में तब्दील किया, बल्कि उसने तामीर के लिए नए गैर मियारी वाटरप्रूफ मटीरियल भी इस्तेमाल किया। खिज़र यूसुफ के साथ ताउन के अलावा दीगर तालीमाती मंसूबों में भी इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। उसने विला, अजायब घरों और क्लब हाउसेस में भी ऐसा ही किया है। यहाँ सिर्फ चंद नाम गिनवाए जाने के लिए काफ़ी हैं, वरना इसके जुर्म की लिस्ट काफ़ी लंबी है। किस्सा मुख्तसर, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जमशेद ने उसकी बात काटकर नफ़ी में सर हिलाते हुए ज़ोर से चीख कर कहा। इस वकील को कैसे इस कदर मालूमात हासिल हुई? किस तरह? बहुत से मालिकान ने तज़ीन और आराइश के बाद मनफी राय दी थी। पानी के अखराज, बिजली के शॉर्ट सर्किट और इस तरह के दीगर वाक़यात का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करवाईं। योर ऑनर, ये खुद मालिकान की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। शहराम ने इसके चीखने का कोई नोटिस नहीं दिया, बल्कि नज़रअंदाज करके एक और मेमोरी स्टिक जज को पेश की। मज़ीद बरआं इससे पहले उसने जिन तामीराती मंसूबों में हिस्सा लिया था, उनमें उसके कोने-कोने काटने के सबूत भी मौजूद हैं। चंद वाक़यात ऐसे हुए जब दीवारों से टाइलें गिर गईं और जाए वक़ुआ पर लोग ज़ख्मी हुए। ताहम पस मंज़र में जमशेद के दौलतमंद होने और मज़बूत बैकग्राउंड की वजह से ज़ख्मी फ़रीकों ने मामूली मुआवज़ा वसूल करने के बाद मामलात को टाल दिया। अब सबकी नज़रें वीडियो रिकॉर्डिंग्स पर थीं। जब टीवी स्क्रीन ने मालिकान के ज़रिए रिकॉर्डिंग की गई शिकायत की वीडियोज़ दिखाई, तो जमशेद तकरीबन ज़मीन पर गिर पड़ा। ये सब लोग पहले उसके साथ ताउन कर चुके थे। इसके बाद होने वाले हादसात को तो उसने एहतियात से छुपा लिया था। ये सोच कर कि वो इस बदसूरत सच्चाइयों को हमेशा के लिए अलमारी में रखकर छुपा सकता है। लेकिन इस आदमी ने ये सच कैसे ढूँढा? क्या वो इंसान भी था या कोई जादूगर था? जमशेद खौफ और मायूसी से पूरी तरह मग़लूब था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा पछतावा महसूस नहीं किया था। दूसरे लफ्ज़ों में, उसने ये तवक्को ही नहीं की थी कि आफ़रीन को कोई अच्छा दिफ़ाई वकील भी मिल सकता है। उसने मुड़कर आफ़रीन की तरफ देखा जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद बची हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो, मैं मानता हूँ, मैंने गलती की है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, मैं तुम्हारा कज़न भी हूँ ना, और हम बहन-भाई की तरह भी तो हैं। हम एक ही ख़ानदान हैं। पहले की तरह तकब्बुर से चीखने की बजाय वो पूरी तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। आफ़रीन को तो उसे देखते ही नफ़रत हो गई थी। जब तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, तब क्या तुमने अपने घराने का फ़र्ज़ समझा था मुझे? इसके अलावा जो जैसा बोता है, वही काटता है। और अब वक़्त आ गया है कि तुमको ऐसी सज़ा मिले जो तुम्हें अपनी तमाम साबका गलतियों की याद दिलाती रहे। उसके लहजे में नफ़रत और हकारत भरी हुई थी। फिर उसने ख़िज़र यूसुफ़ की तरफ रुख किया और संजीदगी से बोली, ख़िज़र साहब, होटल के साथ जो कुछ हुआ उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुझे अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और मुझे आपको इनके साथ मुआहदा करने पर मजबूर भी नहीं करना चाहिए था। दरहकीकत मेरी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने की वजह भी यही थी कि जब मुझे पता चला कि जमशेद खुफ़िया तौर पर इस मुआहदे से मुनाफ़ा कमा रहा है, यहाँ तक कि मैंने उसे कंपनी के एग्ज़ीक्यूटिव के साथ भी पकड़ा, लेकिन सब ने मेरी शिकायत पर आँखें बंद कर लीं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ही माफ़ी माँगने को कहा। उसने एक शिकायती नज़र जाफ़र यस्तानी पर डाली जो अब किसी सदमे से बुत की तरह साक़त था। इसके सच पर मुश्तइल होकर ख़िज़र यूसुफ़ मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारकर खड़ा हुआ। जाफ़र यस्तानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, हाँ? ये बात अब यहीं ख़त्म नहीं होगी। वो शेर की तरह धाड़ा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे वाक़ई नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। आफ़ी और जमशेद की आपस में कभी नहीं बनती थी। इस बार भी मैंने यही समझा कि आपस की चपलिश की वजह से शिकायत कर रहे हैं। जाफ़र यज़दानी मुँह के बल गिरा था, सो बात सँभालने के लिए पैंतरा बदल दिया। मिन्नत भरे लहजे में बोलते हुए मुसलसल जमशेद को भी घूरे जा रहा था। क्या ये सही है? उसने जमशेद को आँख का खुफ़िया इशारा किया। हाँ, हाँ, ये सच है। मैंने ये सब अपने चचा की पीठ के पीछे किया।
इनको कुछ मालूम नहीं था। जमशेद ने दांत पीस कर अपना सर नीचे किया। यज़दानी का खानदान उसे सिर्फ इस सूरत में ही मुश्किल से निकाल सकता था, अगर वो साबित कदम रहे। शहराम ने इनसे नजरें हटाकर जज की तरफ देखा। सिर्फ यहीं तक ही जमशेद यज़दानी के जराइम का खात्मा नहीं होता। कुछ अर्सा कब्ल आफरीन यज़दानी को इस झूठे इल्ज़ाम के नतीजे में जेल भेजा गया। इस कैद के दौरान ही जमशेद ने कैदी औरतों को रिश्वत दी कि आफरीन को जान से मार डालें। ये सबूत है। उसने रिश्वत देने की स्क्रीनशॉट जज को दिखाई। जमशेद तो शहराम को देखकर ऐसे कांप रहा था जैसे किसी भूत या चुड़ैल को देख रहा हो। वो अब अच्छी तरह जान गया था कि इसके बाद कोई राह नहीं बची। अब इसकी जिंदगी का खात्मा होने वाला है। इसके बाद शहराम ने बुर्दबारी से कहा, योर ऑनर, मुद्दा अलय ने अपना केस बरकरार रखा है। आखिर में सदारती जज ने जमशेद को उम्र कैद की सजा दी, साथ ही उसे सियासी हकूक से भी महरूम कर दिया और सजा में कमी के लिए अपील करने के मौके से भी महरूम कर दिया। जैसे ही ट्रायल खत्म हुआ, जमशेद किसी हारे हुए जवारी की तरह सर पर हाथ रखकर बेजान सा नीचे बैठता चला गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं। कुछ देर में ही वो बरसों का मरीज नजर आने लगा था। पुलिस ऑफिसर ने आकर उसे हथकड़ी में जकड़ा और कोर्ट रूम से बाहर धकेल कर ले गए। इससे पहले कि कोई इनका नोटिस लेता, आबिश और उसके वालिदैन सबकी नजरों से बचते बचाते चुपके से निकल गए थे। फरिया खुशी से चीखती हुई आफरीन के गले लग गई थी। ये एक मुआवजा हो गया था कि आफरीन सफाई से बाज़िद इल्ज़ाम से बरी हो गई थी। मुजरिम को सख्त सज़ा मिल गई थी। इसका सेहरा शहराम को जाता था, जिसने कामयाबी से केस जीता था। शहराम भैया अब वाक़ई औसम है, वो खुशी से चिल्लाई, जिस पर शहराम ने हल्के से सर खम किया। हाँ, मैं मानती हूँ, शहरी वाक़ई औसम है, आफरीन ने सर हिलाकर दिल से कहा। यह अदालती कार्रवाई उसकी तवक्को से भी कम वक्त में खत्म हो गई थी और नताइज भी तसल्लीबख्श निकले थे। शहराम ने पूरे केस के दौरान जमशेद पर ही फोकस रखा और उसे धूल चटा दी थी। सिर्फ औसम? शहराम ने अब्रू उठाकर उसकी आंखों में घूरा। अक्सर केस जीतने के बाद लोग इसकी तारीफें करते थे, लेकिन उसने कभी इस बात को अहम नहीं जाना। लेकिन आज न जाने क्यों इन गुलाबी होंठों से वो अपने लिए तारीफी कलमात सुनना चाहता था। उसने बेसाख्ता नजरें चुरा ली। उसे उसकी गहरी चमकीली और कुछ कहती नज़रों से नज़रें मिलाना दुनिया का इंतहाई मुश्किल काम लग रहा था। इसकी नज़रों की तपिश से आफरीन के गाल चलने लगे। वो कानों तक सुर्ख पड़ गई थी। यकीनन उसने दिल में ये सोचा था कि वो बहुत अच्छा, नाकाबिल यकीन हद तक पुरकशिश और नाकाबिल यकीन हद तक दिलकश है। लेकिन ये सब लोगों की भीड़ में नहीं कह सकती थी। इस वक्त वलीद के साथ एएसपी करीब आकर उसे मुबारकबाद देने लगे। आपकी बहुत-बहुत मुबारक हो। चंद सेकंड इसके खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद वो शहराम की तरफ मुतवज्जो हुआ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने आफी का केस जीत लिया। ये सुनते ही शहराम के होंठ भींच गए, आंखें स्पॉट हो गईं। एक गैर मर्द उसकी बीवी की मदद करने पर इसका मशकूर था। ये शर्म से डूब मरने का मकाम था। उसकी गैरत पर ताज़ियाना था। इसके पूरे वजूद से शरारे निकलने लगे। चेहरे के नकूश पल में बदल गए। आफरीन ये देखकर दिल में सहम गई। उसे लगा बस अभी शहराम का हाथ वलीद के गिरेबान में होगा, जबकि अय्यस को ये फिक्र खाई जा रही थी कि वली मामू आफरीन की फेवर ना जीत लें। वो जल्दी से आगे बढ़ा और शहराम से हाथ मिलाने को हाथ आगे बढ़ाया। मैं आफी की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो क्या हम डिनर कर सकते हैं? ये सुनते ही शहराम ने बेख्तियार हलक के बल कहका लगाया। उसकी आंखों से खतरनाक हद तक सुरनौरी जाहिर होने लगी। जब आफरीन को तो अय्यस की बात सुनकर आग ही लग गई। वो गुस्से से आगे बढ़ी और जोर से अय्यस को धक्का देकर इसका हाथ पीछे धकेला। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मेरा तुमसे तो क्या किसी भी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं? दफा हो जाओ, वरना। उसने मुट्ठियां भेजकर दांत पीसे। उसकी आंखों से इस वक्त आग सी निकल रही थी, जैसे वो इसमें अय्यस को जलाकर भस्म कर देगी। आप ही मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे माफ कर दोगी। उसने दुख से कहा। इसके लहजे से पछतावा वो साफ नजर आ रहा था। आज के ट्रायल से मुझे पता चला कि मैं कितना बेवकूफ़ था आफ़ी। मुझे मालूम ही नहीं था जमशेद इस किस्म का होगा। यही वो शख्स था जो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काता था। वो शर्मिंदा सा बोल रहा था। गिरे हुए दूध पर बैठकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ मौक़े खो जाने के बाद दोबारा हाथ नहीं आते। सो तुम भी भूल जाओ। आफ़रीन को अपनी ज़िंदगी गुज़ारने दो। माज़ी याद दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। वलीद गर्वेज़ी ने आफ़रीन को नज़र में भरते हुए अज़ीज़ को समझाया। क्यों ना हम जीत की खुशी को साथ सेलिब्रेट करें? इस बहाने मुझे आपसे कुछ कारोबारी मामलात पर मशवरा लेने का शर्फ भी हासिल हो जाएगा। क्या ख्याल है?
वलीद ने शहराम को देखकर पूछा। शहराम को घुटन सी महसूस हुई। उसने बेख्तियार टाई ढीली की। वाह वाह, क्या बात है। ये सब मर्द जिनको आफरीन बेगम ने बहकाया, इसकी ये उसकी मौजूदगी में शो करने की कोशिश कर रहे हैं। और शहराम को अब आफरीन से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। वो बिना किसी शक व शुबे से जानती थी कि ये तूफान से पहले का सुकून था। इसलिए उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, हम दोनों मसरूफ़ हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। माज़रत। शाइस्तगी से माज़रत कर ली। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। फ़ारी ने जल्दी से अपने दोस्त की मदद के लिए बीच में टाँग अड़ाई। वकील साहब ने हम पर बहुत एहसान किया, सो हमने उन्हें खाने की दावत दी है। साथ ही आफ़रीन को टहोका दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बुकिंग करवा ली हुई है। सो अब हम चलते हैं, टेक केयर। आफ़रीन ने भी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी तायद की थी। फिर शहराम को बाजू से थामती अपने साथ ज़बरदस्ती घसीटती दरवाज़े की तरफ बढ़ती गई। पीछे वलीद गर्वेज़ी और ये दुरानी तो इस अमल से शशदर रह गए कि कैसे आफ़रीन एक अजनबी वकील को बाजू से थामे घसीट कर लेकर गई थी और वो भी बिना किसी एहतजाज के साथ उसके साथ घसीटता चला गया था। ये बात इन दोनों मर्दों के तजस्सुस को उभार गई थी। वलीद अच्छी तरह शहराम की नेचर जानता था कि किस कदर वो उखड़ मिजाज और मगरूर शख्स था। इससे बात करने से पहले हज़ार बार सोचना पड़ता था, लेकिन आफ़रीन आराम से उसे बाजू से थामे ले गई थी। अचानक ही उसे याद आया कि किस तरह उस दिन ये दोनों रेस्टोरेंट से गायब हुए थे। इससे साफ ज़ाहिर था कि दोनों में गैर मामूली रिलेशन है। अय्यज़ की आंखों में भी नागवारी उभरी थी। उसने फ़रिया से पूछ ही लिया, ऐसा लगता है दोनों में काफ़ी फ्रेंडशिप है। वो इसे पसंद करता है क्या? फ़रिया ने चौंक कर उसे देखा। ओह हाँ, तुमने एक दोस्त का ज़िक्र किया था ना, जो शहराम सूरी को अच्छे से जानता है। किसकी बात कर रही थी तुम? मैंने लोगों से सुना है कि इस वकील को हायर करना एक चैलेंज है। उसकी फीस नाकाबिले तसव्वुर है। क्या आप ही के पास इतने पैसे थे? इतने सारे ऊपर तले सवालात सुनकर फरिया को आग ही लग गई। ये अपने काम से काम रखो, तुम्हारा इससे कुछ ना जाए। दफा हो जाओ बेहुदा इंसान। हम्म, उंगली उठाकर उसे आंख दिखाती वार्न कर दी। तुम इस का रंग इस कदर बेइज्जती पर सुर्ख हुआ। अगर तुमने आफी की बेल करवाने की कोशिश ना दिखाई होती तो मैं ये पर्स खींच के तुम्हारे मुंह पे दे मारती। सुनो ये, तुम्हारा आफिर की पर्सनल लाइफ से कुछ ना जाए, याद रखना ये बात। नखवत से कहती वो इसके चूल्हा तबक रोशन करके अपनी ऊंची हिल की टिक टिक करती पर्स छुड़ाती सर उठाए कोर्ट रूम से बाहर निकल गई।